इन्वेंट्री वैल्यूएशन. सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, इन्वेंट्री वैल्यूएशन. इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम किसको कहते हैं? व्हाट इज एक्चुअली इन्वेंट्री? इन्वेंट्री इज द गुड्स वी हैव बॉट फॉर रीसेल. वो सामान जो हमने बेचने के लिए खरीदा उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी वॉचेस की शॉप है तो जितनी दुकान में घड़ियां रखी हुई होंगी, वॉचेस होंगी, ये सारी की सारी क्या होंगी? इन्वेंट्री. अगर गाड़ियों का शोरूम है तो जो गाड़ियां हैं वो सारी की सारी बेचने के लिए जो रखी हुई इन्वेंट्री है. जो अपने पर्सनल यूज के लिए रखी हुई है वो इन्वेंट्री नहीं है. जो सेल करने के वो नॉन करंट एसेट है. जो बेचने के लिए रखी हुई वो इन्वेंट्री है. अब इन्वेंट्री का रूल ये होता है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे की जाए. साल के आखिर में आपने देखा कुछ इन्वेंट्री बच गई आपके पास. सब कुछ तो नहीं बिक जाता ना, कुछ बच भी जाता है. अब जो बच गया है उसका क्या करें? क्या वैल्यूएशन लगाएं उसकी? जितने की हमने खरीदी थी वो रखें वैल्यू, या मार्केट प्राइस कितने की बिक जाएगी वो रखें? आप लोगों को क्या मशवरा है, क्या करना चाहिए? मार्केट प्राइस पे अपने पास रिकॉर्ड करना चाहिए कि हमारा बचा हुआ सामान जो है वो इतने की इनकी इसकी वर्थ है, जितने की मार्केट प्राइस है वो रखनी चाहिए, या फिर आपने जितनी की खरीदी है वो रखनी चाहिए? देखो बाय डिफॉल्ट तो बेहतर यही होता है कि आपने जितनी की खरीदी हो वो रखो. ऐसा ही है ना. लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हम फॉलो करते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है ना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई नुकसान हो रहा हो ना उसको फौरन रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अगर कोई कमाई प्रॉफिट हो रहा हो उसको फौरन रिकॉर्ड ना करो. यानी कि मार्केट प्राइस अगर कम हो तो मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करो, और आपने खुद जितनी खरीदी हो वो कम हो तो उस पर रिकॉर्ड करो. आप मेरी बात समझ रहे हैं? आई विल रिपीट वंस अगेन. देखो मैंने एक गाड़ी है, गाड़ी खरीदी 20 लाख रुपए की, शोरूम पे खड़ी हुई है, मेरी इन्वेंट्री बेचने के लिए रखी, नहीं बिकी, साल खत्म हो गया. ईयर एंड पे मैंने देखा मैंने तो 20 लाख की खरीदी थी, लेकिन ये गाड़ी अब 22 लाख की बिक रही है. तो मैं कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? कम वाली वैल्यू पर, अपनी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करूंगा. लेकिन जो मैंने 20 लाख की गाड़ी खरीदी है अगर 19 लाख की बिक रही होगी तो फिर मैं लॉस रिकॉर्ड कर लूंगा पहले से और मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड करूंगा. बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस. लेकिन जस्ट इन केस कभी अगर ऐसा होता है कि मार्केट वैल्यू हमारी कॉस्ट प्राइस से नीचे चली जाए तो हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे फिर? मार्केट वैल्यू पर. तो यानी कि आप लोग को ये बात समझ जानी चाहिए, वी आर फॉलोइंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर नुकसान हो रहा हो रिकॉर्ड कर लो पहले से, लेकिन प्रॉफिट हो रहा हो तो पहले से रिकॉर्ड नहीं करो. क्योंकि अगर मेरी गाड़ी 20 लाख की है और 22 की बिक रही है तो मैं अगर पहले से रिकॉर्ड कर लूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा. वो तो प्रॉफिट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एडवांस. लेकिन अगर लॉस हो रहा होगा तो उसको रिकॉर्ड एडवांस में करना मैंडेटरी है. अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, अजान हो जाए 1 मिनट पे कंटिन्यू करते हैं. जब तक आप लोग सब ये रीड कर लें करते हैं. ओके लेट्स कंटिन्यू. अच्छा अभी तरह रीड कर लेते हैं. द गुड्स बॉट फॉर रीसेल आर नोन एज इन्वेंट्री. एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द नंबर ऑफ गुड्स विच आर अनसोल्ड are known as closing inventory. The value of this closing inventory plays an important role while calculating the gross profit and net profit of the entity. It is directly proportional to the profit, which means the higher the value of closing inventory, the higher the profit. क्या मतलब है? देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी ज्यादा होगी ना उतना ही प्रॉफिट भी ज्यादा होगा. ये रूल है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट. अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 है, आपने देखा कुछ करे गलती है, करेक्शन की, क्लोजिंग इन्वेंट्री 12 हो गई, तो प्रॉफिट भी 2,000 से बढ़ जाएगा. ठीक है, एक ये बात है. इसीलिए किसी भी कंपनी में ना क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप कभी रियल लाइफ में रियल में भी अगर किसी कंपनी पे जाते हो ना, जैसे कि मैंने केपीएमजी में आई वाज एन ऑडिटर, तो मैंने डिफरेंट कंपनीज को ऑडिट किया था. पीएसओ एक कंपनी है, पीएसओ का हम ऑडिट करने गए थे. पीएसओ के जो है कितने पाकिस्तान में कहाँ कहाँ उन लोगों का इन्वेंट्री पड़ी हुई होती है. हर पेट्रोल पंप पर तो जाकर हम इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सकते ना, बट हमने इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग होती है, वेरिफिकेशन होती है कि आप फेक लिख दो, आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, ज्यादा इन्वेंट्री शो कर दो. तो ये जो है ऑडिटर का काम होता है कि वो जाके टेस्टिंग करते हैं कि भाई वो सही है. इन्होंने फिजिकली बोलते हैं कहाँ इन्वेंट्री दिखाओ. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कराची के अंदर सबसे ज्यादा मेजर इनकी 80% इन्वेंट्री है. तो केमाड़ी पे जो है ना बहुत बड़े इनके वो हैं, पूरे पूरे जो है ना ऑयल वेसल्स हैं, बड़े बड़े, पूरी पूरी बेकिंग बिल्डिंग जितने ऑयल वेल्स होते हैं जिसके अंदर उन्हें ऑयल रखा हुआ होता है अपना. उसमें हम मेजर करते हैं कि भाई कितना भरा हुआ है. अब ये ऑयल बड़ा सा वेसल है, कितना खाली है, कैसे भरेंगे? लड़कों को पता होगा ऑयल की अगर क्वांटिटी चेक करनी है कितना भरा हुआ है उसमें कैसे चेक होता है? गाड़ी में कभी ऑयल चेक किया आप लोगों ने? एक हम स्टिक डालते हैं, तो उसमें भी यही होता है, बड़ा सा वेसल होता है, उसमें आप ऊपर से स्टिक डालते हो, देखते हो कहाँ तक जो है उसमें लेवलिंग आ रही, कहाँ तक वो जो है कहते हैं वेट हो रहा है, तो आपको पता होगा कि भाई इतना यहाँ तक ऑयल लगा हुआ आ रहा है. तो मतलब एक फिजिकली बड़े प्रोसीजर्स होते हैं इन्वेंट्री कैलकुलेशन के. मकसद बताने का ये है कि इन्वेंट्री कैलकुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस. अगर आप इम्तियाज सुपर मार्केट वगैरह पे आप देखो 31 दिसंबर को मुझे जल्दी बंद हो जाते हैं. जब ईयर एंड होता है ना 31 दिसंबर को थोड़ा जल्दी बंद हो जाते हैं. क्यों? वो बंद करके रात में पूरी इन्वेंट्री काउंट करते हैं कि हमारे पास फिजिकली इन्वेंट्री कितनी मौजूद है. और जब इन्वेंट्री काउंट कर रहे होते हैं
तो उसमें इनके पास कुछ डैमेज इन्वेंट्री पता चलती है, उनको पता चलता है अच्छा हमारे पास इतनी इन्वेंट्री थी, इसमें इतना प्रोडक्ट तो एक्सपायर हो गया, इतना प्रोडक्ट तो डैमेज हो गया, उन सबको क्या करेंगे, उनको राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि जो डैमेज हो गया वो ज़ाया हो गया एक तरह से। तो ये बताने का मकसद ये है कि इन्वेंट्री के अंदर थोड़ा सा ये बात है कि आपको थोड़ा सा देख के कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वरना तो आप कहेंगे ना भाई सिस्टम बता रहा है इतनी इन्वेंट्री आई थी, इतनी बिक गई, तो इतनी बची हुई है, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों करनी है? जो सिस्टम पे बिलीव नहीं है क्या? कंप्यूटर बता रहा है कि भाई इतने माल अपने 50,000 प्रोडक्ट खरीदे थे, 45,000 बिक गए, तो 5,000 बच गए, तो वाई आर वी चेकिंग फिजिकली? डैमेज्ड, डैमेज हुआ हुआ, चोरी हुआ हुआ सामान, कुछ सामान चोरी भी तो हुआ होगा, लोग सुपरमार्केट में सामान चोरी करके ले जाते हैं, थोड़ा बहुत तो चोरी हो ही जाता होगा ना, ये लोग प्रोसीजर्स तो करते हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो चोरी करते होंगे। कैसे रोकते हैं पता है सुपरमार्केट वाले चोरी को? हाँ, क्या आवाज लगाते हैं माइक से? देखो हर तरह के होते हैं प्रोडक्ट, मैं आपको बताऊं, वैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब यूएई में मुझे इतना याद है कि यूएई में एक दफा मैं दुबई में गया था, वहां पर उन्होंने क्या किया, तो बारकोड थे ना, अगर आपने प्रोडक्ट को स्कैन किए बगैर आप बाहर निकल गए तो अलार्म बज जाएगा। अगर आपने एक प्रोडक्ट को स्कैन नहीं किया गलती से, मैंने देखा है कोई वो आंटी थी, उनको पता नहीं था शायद, वो उन्होंने लिया प्रोडक्ट, उनको वो चोरी नहीं कर रही थी, बट ये था कि बस उनको पता नहीं था कि ये एग्जिट है, वो थोड़ा सा उन्होंने बाहर स्टेप किया, एग्जिट से अलार्म बजना शुरू हो गया। तो उन्होंने बताया, बोला भाई पहले आप काउंटर से इसको स्कैन करवाएं और फिर आप बाहर निकलें। लेकिन हमारे यहाँ भी मेरे ख्याल से इतनी टेक्नोलॉजी तो शायद नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नज़र रखते हैं वो लोग, दे ट्राई कि भाई कहते हैं बंदा जब बाहर निकले तो ज़्यादा सामान वो नहीं लेके जाए शुरू शुरू में। अब ये तो देखो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से होता है, मेरे कजन है वो अफ्रीका में रहते हैं, तो कह रहे हैं भाई हमारे अफ्रीका में तो जो शॉप होती है ना उसमें क्या होता है, कस्टमर अंदर ही नहीं आने देते, कह रहे हैं वो तो सब सारे जो है ना कस्टमर ज्यादातर हमारे पास ऐसे होते हैं जो चोर होते हैं। बोले हम क्या करते हैं, बिल्कुल जो है ना केज जैसा बना हुआ था शॉप के आगे, वो कस्टमर बोलता है वो चाहिए, बोला इतनी सी खिड़की खोलते हैं, क्यों सामान बाहर, पैसे लिए खिड़की बंद। तो मतलब वो वहां पर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोसीजर्स हैं, बोला भाई ये 2 मिनट के लिए यहाँ आपकी नजरों में कुछ भी उठा लेंगे, फिर वो पेन भी उठा लेंगे, कैलकुलेटर भी उठा लेंगे आपका, जो है मतलब हर छोटी या छोटी चीज। तो एनीवेज ये बातें सारी हम वाइंड अप करते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन के लिए। इन्वेंट्री के बारे में हमने क्या बताई थी बात, कि वी विल प्रेफर, वैसे तो इन्वेंट्री को दो तरह से हो सकती है ना, या कॉस्ट प्राइस पे हो सकती है या फिर मार्केट वैल्यू पे, लेकिन मार्केट वैल्यू को थोड़ा और एग्जैजरेट कर दें, मार्केट वैल्यू की जगह अकाउंटिंग में टर्मिनोलॉजी होती है एनआरवी। व्हाट इज द फुल फॉर्म? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एनआरवी का फुल फॉर्म है, कैलकुलेशन है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट इनटू सेलेबल कंडीशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या मतलब है? अगर मैं गाड़ियों की बात कर लूँ, बहुत इजी एग्जांपल है, एक गाड़ी है मेरी, ठीक है, मेरी कॉस्ट थी 20 lakhs। इस गाड़ी पे थोड़ा सा जो है ना शोरूम में हम रखी हुई थी, शोरूम आगे पीछे करते हुए थोड़ी डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गया हल्का सा छोटा सा। तो अब इस गाड़ी को जो है ना इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है, इसकी सेलिंग प्राइस कुछ कम हो गई क्योंकि वो लॉस हो गया ना। पहले जो है इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी 22 lakhs, लेकिन अब क्योंकि वो थोड़ी डैमेज हो गई है तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 21 लाख। लेकिन रिपेयर का खर्चा भी आएगा 1.5 लाख रुपए का, और जो है कमीशन भी देना पड़ेगा एजेंट को बेचने के लिए, 0.5 लाख, 50,000 का कमीशन भी देना पड़ेगा। अब बताओ इसकी एनआरवी क्या होगी, व्हाट विल बी द नेट रियलाइजेबल वैल्यू? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला देखें जरा और फिर बताएं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इनकर्ड एंड ब्रिंग द प्रोडक्ट इनटू सेलेबल कंडीशन। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है, 21 लाख। सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए रिपेयर करवाना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, अकाउंटिंग में हर माइनस वाली चीज ब्रैकेट में जाती है, और कमीशन आएगा 0.5 लाख का, ये भी ब्रैकेट में। यानी कि हमारे हिसाब से इसकी जो एनआरवी बन रही है वो कितनी बन रही है, 19 लाख। इसकी एनआरवी बन रही है, सबकी अटेंशन बेटा बोर्ड पर होगी, यस, बोर्ड पे देखना है, 19 लाख इज द एनआरवी। अब रूल क्या है पता है, कि इन्वेंट्री को वैल्यू किस पे करना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट या एनआरवी में से जो कम होगी ना उस पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपकी एनआरवी कॉस्ट से ऊपर है तो डू नथिंग, कुछ भी नहीं करो, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर एनआरवी कम हो गई तो आपको लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको लॉस नजर आ रहा है फॉरन रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है तो रिकॉर्ड नहीं करो।
अगर आपकी कॉस्ट 20 लाख से हो, एनआरवी अगर 20 लाख से थोड़ी सी भी ऊपर आ रही है, मतलब ठीक है डैमेज होने के बाद भी पहले प्रॉफिट 2 लाख रुपए का हो रहा था, 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यू कैन नॉट रिकॉर्ड द प्रॉफिट। पहले से नहीं, प्रॉफिट कब रिकॉर्ड होगा, जब एक्चुअली बिक जाए। अभी तो बिका तो नहीं है ना, एसेट तो हमारे पास है, अब तो अंदाजे से बात कर रहे हैं हम। तो प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। यानी कि आप आसान बात करें, अगर हम ये देखें तो इसको, या ये वाली लाइन पढ़ लो। अकॉर्डिंग टू IAS 2, व्हाट इज IAS? IAS कहते हैं हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखो वर्ल्ड वाइड था कि अकाउंटिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए पुराने जमाने में क्या होता था, हर कंट्री अपना अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के बैठा हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया, भाई एक कंट्री एक कंपनी है, उसकी दुनिया भर में ब्रांचेज हैं, हर जगह अलग तरीके की अकाउंटिंग आ रही है, तो सबको मर्ज करना मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो सबने मिलकर एक इंटरनेशनल फोरम बना लिया, जिस पे बात कर ली कि भाई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लेते हैं, ताकि एवरी वन शुड फॉलो द सेम। तो अकॉर्डिंग टू IAS 2, ये IAS 2 क्या होता है? IAS के अंदर नंबर्स हैं 1 से लेकर 60 तक। हर आईएएस में किसी चीज के बारे में बताया गया है। IAS 1 में फॉर्मेट दिए हुए हैं, IAS 2 में इन्वेंट्री के बारे में बताया हुआ है, IAS 3 में किसी और चीज के बारे में होगा, इस तरह हर चैप्टर है, ये समझो। तो हम, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ IAS 2 है, तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू IAS 2 इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट आइदर कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर। ठीक है, कॉस्ट या NRV में से जो कम होगा उस पर रिकॉर्ड होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब देखते हैं, इधर आ जाते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल ली, कॉस्ट 20 लाख से, नॉर्मल सेलिंग प्राइस 22 लाख थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द डैमेज ये इसकी सेलिंग प्राइस अब कितनी हो गई, 21 लाख। ये इसका रिपेयर का खर्चा है, ये कमीशन का आया, तो NRV कितनी हो गई, 19 लाख हो गई। तो कॉस्ट हमारी ज्यादा है और NRV कम है, तो वी विल रिकॉर्ड ऑन NRV। अगर कॉस्ट कम होती तो किस पे रिकॉर्ड करते? कॉस्ट पे। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, जरा एक एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आप NRV निकालें हर आइटम की। आइटम नंबर 1 है आपके पास। आइटम नंबर 1 कॉस्ट कितनी है इसकी, 500। एक मैं सॉल्व करा रहा हूँ, फिर आप लोग करेंगे। कॉस्ट इज 500, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 800 है, सेलिंग एक्सपेंसेस 100 के हैं, रिपेयर कॉस्ट 50 है। व्हाट इज द NRV? सही है, 800 माइनस 100 माइनस 50, NRV है 650। किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, कॉस्ट पे NRV पे? थोड़ा बोलते हैं ऊंची आवाज में। कॉस्ट, वेरी गुड, 500 पर। देन अगेन 1200 माइनस 300 माइनस 100, 800 हो गया। अब किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? NRV पे, बिकॉज NRV इज लोअर, विच एवर इज लोअर, जो कम होगा उस पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट। वैल्यूएशन में 500 मतलब कि हम क्या वैल्यूएशन लगाएंगे, कॉस्ट वाली लगाएंगे NRV वाली? वी हैव टू सेलेक्ट ना, हमने सेलेक्ट कर लिया भाई, इसमें तो हमने कौन सी वाली, कॉस्ट वाली सेलेक्ट की, इसमें हमने NRV वाली सेलेक्ट की। थर्ड वाले में क्या है, रिपेयर कॉस्ट है ही नहीं कोई, तो 250 माइनस 50, 200 हो गया। वहां पर कॉस्ट इज 300, NRV इज 200, तो हम 200 पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एसेट की वैल्यू 200 लगाएंगे वापस। यस। जो लोअर होता है उस पर रखते हैं ना। देखो वैल्यूएशन को हमने, कॉस्ट हमारी ज्यादा है ना, कॉस्ट कितनी 1000 है, NRV 800 है, तो हमें वैल्यूएशन में वो चीज डालनी है जो लोअर हो दोनों में से। ठीक है, तो उसकी वैल्यूएशन 800 हो जाएगी। फिर क्या है हमारे पास, 1500 माइनस 150 माइनस 30, तो 1500। देखो दोनों में से जो कम होगा उस पर रिकॉर्ड करना है। हर क्वेश्चन में आपने क्या देखना है, कॉस्ट तो आपको गिवन ही होगी ना, पहले NRV कैलकुलेट कर लो, फिर चेक करो विच एवर इज लोअर, उस पर वैल्यूएशन करेंगे। इसकी देखो NRV कितनी होगी बताओ, 1320 है। अब बताओ कॉस्ट कम है NRV कम है? कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ये इसका रूल है। क्यों? चारों को मिला लेंगे, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो 1320 और 1200 में से कौन सी चीज कम है? तो जो कम है उस पर रिकॉर्ड करना है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी क्वेरीज?
चलें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं मोहित। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द एनआरवी। एनआरवी का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस रिपेयर एक्सपेंस। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारी 1000 है, माइनस 100 माइनस 25। 1000 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 900 माइनस 25, 875। अब क्या होगा? कॉस्ट हमारी 800 है और जो है एनआरवी 875 है। विल वैल्यू एट द लोअर ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों कंपैरिजन करेंगे, लोअर वाले पे करेंगे। देन 900 इज द सेलिंग प्राइस माइनस 200 माइनस 150। अब देखो एनआरवी कितनी आ गई हमारी? 550 आ गई। कौन सी चीज लोअर है? कॉस्ट लोअर है, एनआरवी लोअर है? एनआरवी, ठीक है। देन 2200 माइनस 300 माइनस 100। देखें कौन सी चीज लोअर है? 1800 आ रहा है और 2000, तो आप 1800 पे कर दोगे। देन 2400 माइनस 200 माइनस 100, 2100 हो गया। यहाँ 2500 है या 2100 है? विच एवर इज लोअर, कौन सा लोअर है बताओ? अब सारे के सारे वैल्यूएशंस को प्लस कर लो। माइनस में कौन सा आ रहा है? मैं देख लेता हूँ, एक मिनट सब्र करो। टोटल करो क्या बन रहा है। ठीक, ये टोटल क्या बन रहा है बेटा? ठीक है, ये आपकी हो गई क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। ये जो आंसर आ रहा है ये क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, दिस आंसर इज क्लोजिंग। दोनों अगर इक्वल आ जाए तो बस वही वैल्यू लिख दो जो भी वैल्यू है। दोनों अलग अलग आएंगी तो लोअर वैल्यू लेनी है, इक्वल में तो सेम वैल्यू है, बस वही लिख दो। चलें क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉर्डिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3। 650 में से पहले हम क्या करेंगे? -50 -25। मुझे वैल्यूज बता दे जाएं शाबाश। 875। नहीं नहीं, 650 सेलिंग। अब लोअर वाली वैल्यू लेंगे, 575 ले लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं। 600 माइनस 200, 400 इज द एनआरवी और कॉस्ट 300 है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। नाउ 400 माइनस 100 माइनस 25। अब देख लेते हैं कौन सा लोअर है, 250 या 275। नेक्स्ट 5000 माइनस 350 माइनस 150, 4500 बराबर आ गए तो कोई मसला नहीं है। भाई जब दो अलग अलग वैल्यूज होंगी तो उनमें से एक डिसाइड करनी है ना। जब सेम वैल्यू है तो वही वैल्यू है बस आंसर। ठीक है, कॉस्ट भी वही है, एनआर भी वही है, तो बस उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, टोटल कर लें जरा क्या बनेगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई? चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज 1200 माइनस 50 माइनस 25। अच्छा, अब विच एवर इज लोअर 1000 पे आ जाएगा। बेटा मुझे वैल्यूज आप लोग बताना शुरू करें शाबाश। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज 800 माइनस 200 माइनस 50, 550 और कॉस्ट से कंपेयर करो 500। नाउ 400 माइनस 20 माइनस 50, हाउ मच इज एनआरवी? 330। अब आप कंपैरिजन किससे करोगे? कॉस्ट से। 330 पर ही रिकॉर्ड कर लेंगे। नाउ 2500 माइनस 200 माइनस 100, ये हो जाएगा नहीं 20, ये तो 2200 बन रहा है लेकिन हम रिकॉर्ड करेंगे लोअर पर। टोटल कर लेंगे अब।
This is the value of closing inventory. Now question number 5 and 6. चलें क्वेश्चन नंबर 5 बताएं मुझे वैल्यूज. देखो 1400 minus 100 minus 25. $1400 minus 100 minus 25. How much is the value? अब हमने जो वैल्यूएशन करनी है वो लोअर पे करनी है. 1200 is the valuation. ठीक है. यस. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 1100 minus 300 minus 75. 725 हमारी जो है 725 इज द एनआरवी और कॉस्ट कितनी है? 900 है. अब हम वैल्यूएशन करेंगे विच एवर इज लोअर. कौन सी चीज लोअर है? 725 इज द लोअर. नेक्स्ट है हमारे पास 200 minus 100 minus 50. 50 इज द एनआरवी लेकिन कॉस्ट 400 है. हम 50 पर रिकॉर्ड करेंगे. अगेन नेक्स्ट बेटा आप लोग मुझे आंसर बताते जाएंगे ना, आप एक्टिव रहेंगे. ठीक है. और आप लोग बातों में नहीं लगेंगे. मुझे खुद आंसर बताएं. शाबाश. आपने कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको डिस्टर्ब करें. क्या होगा आंसर? 350. अब 500 में से 350 दोनों में कंपैरिजन करना है. विच एवर इज लोअर, लोअर वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे. 2475. ठीक है. यही आ रही है सबकी वैल्यूज. नाउ द लास्ट इज लेफ्ट. ठीक है. ये आपको लाइन जो है ना याद भी होनी चाहिए, रटी भी होनी चाहिए. इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी. ठीक है. सेम भी मैं एक बात कर रहा हूँ कि देखो ये एक तो वैल्यू कैलकुलेट करने आनी चाहिए और बार बार ये डेफिनेशन कई दफा पास पेपर में पूछ चुके हैं इसकी. और ये एग्जैक्टली ये वर्डिंग लिखनी है. कुछ भी चेंज नहीं कर सकते इसके अंदर. देखो एग्जाम में तो जरूर, ये तो मैंने एक फॉर्मेट बना दी है. एग्जाम में हो सकता है ये 4 ना है, एक ही आ जाए. मतलब जैसे मैंने हर एक में 4 दिए हुए ना, ये हो सकता है वो एक ही दें कि भाई सेलिंग प्राइस इतनी है, इतने एक्सपेंसेस है, इतनी ये चीजें बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री. मतलब एग्जाम में ये ज्यादातर एमसीक्यूज में ज्यादा आता है ये. और कभी कभार किसी क्वेश्चन का एक पार्ट आ जाता है. ठीक है. लेकिन इसके अंदर जो है ना ये एज अ डेफिनेशन भी कई दफा आ चुका है कि व्हाट इज कहते हैं हाउ इज इन्वेंट्री वैल्यूड. तो आप लिखोगे इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी. मतलब कॉस्ट एनआरवी में से जो लोअर हो उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा. हाँ. ठीक है. अच्छा भाई अब नेक्स्ट हमारे पास है एनआरवी के लास्ट क्वेश्चन है. एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज 650. सेलिंग एक्सपेंसेस 50 एंड 25 कितना बच गया? कॉस्ट 700 है, 575 पर रिकॉर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट 600 माइनस 200 300 पर रिकॉर्ड होगा. 400 माइनस 100 माइनस 25 रिकॉर्ड किस पे होगा? 250 पर. देन 5000 माइनस 350 माइनस 150 4600 रिकॉर्ड किस पे होगा? 4500 पर. क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी. तो मैंने 4500 ही लिखा है. ओके दोनों सेम है. टोटल क्या क्या बन रहा है? ओके दिस इज द फाइनल आंसर. इतना ही रखेंगे आज के लिए.